गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका आज लास्ट क्लास है। आज के क्लास में हम लोग को दो छोटा छोटा टर्म पढ़ना है। एक पढ़ना है सरफेस टेंशन के बारे में और एक पढ़ना है विस्कोसिटी के बारे में। ये दो टर्म हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर खत्म हो चुका है। ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म आपको फिजिक्स में एक चैप्टर के रूप में मिलेगा। क्लास 11th में ही ये चैप्टर के रूप में आपको फिजिक्स में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे केवल थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन केवल जानना है। हम लोग ये जो पार्ट चल रहा है पार्ट 1, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं और अब आज ये स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दो चैप्टर तो और बच गया इस पार्ट में। एक बच गया थर्मोडायनेमिक्स और एक बच गया इक्विलिब्रियम। लेकिन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम एक चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, जो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपका सेकंड पार्ट बुक का चैप्टर है और बेहद इंपॉर्टेंट है। स्कूल वगैरह में अगर कोई भी एग्जाम अगर अभी होगा फर्स्ट टर्म, तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी आएगा। तो खैर, अभी हम लोग सरफेस टेंशन पहले पढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। टेंशन का मतलब फोर्स होता है। फिजिक्स में ये चीज सुने होंगे, टेंशन फोर्स एक ही चीज है। सरफेस टेंशन ये जो टर्म है, ये सॉलिड में भी लगेगा, लिक्विड में भी लगेगा। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को लिक्विड में डील करना है। अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई लिक्विड है, जैसे यहां लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो किसी भी लिक्विड में जो लिक्विड का पार्टिकल बल्क में है, बल्क कहने का मतलब होता है अंदर, और अगर बोले कि लिक्विड का पार्टिकल सरफेस पे है, सरफेस पे कहने का मतलब कि ऊपर, या बल्क कहने का मतलब कि नीचे अंदर। जैसे कॉपी अगर रखा हुआ है तो कॉपी के ऊपर तो ये हुआ सरफेस, और कॉपी के अंदर तो वो हुआ बल्क। तो कहता है कि लिक्विड में जो पार्टिकल बल्क के अंदर होता है और जो पार्टिकल सरफेस पे होता है, दोनों अलग अलग नेचर का होता है। होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल अगर बल्क के अंदर है, तो वो चारों तरफ दूसरे पार्टिकल से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ दूसरा पार्टिकल है। ये पार्टिकल अगर इसको अपने तरफ खींचेगा तो ये पार्टिकल अपने तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल अपने तरफ खींचेगा तो ये पार्टिकल अपने तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल अपने तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल अपने तरफ खींचेगा, इस तरीके से कि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 लगेगा। बोले कि अगर किसी भी लिक्विड में कोई पार्टिकल बल्क में है तो उस पे नेट फोर्स 0 लगता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सरफेस पे होगा तो उस पे नेट फोर्स 0 नहीं लगेगा। सरफेस वाले पार्टिकल पे लगातार नीचे की तरफ फोर्स लगते रहता है। इधर वाला फोर्स तो मान लीजिए इधर वाले से बैलेंस हो गया, लेकिन नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है जो इसके ऊपर फोर्स लगाए और इस पार्टिकल के फोर्स को बैलेंस कर पाए। बोले कि किसी भी लिक्विड में जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर होता है, बल्क में होता है, उस पे नेट फोर्स 0 लगता है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे होता है उस पे नेट फोर्स 0 नहीं लगता है। इस पे नेट फोर्स 0 नहीं लग रहा है, इस पे लगातार अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले तो ऐसा फिगर बना लेंगे साइड में, और उसके बाद लिखेंगे कि द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड which are in bulk, the particles of liquid which are in bulk experiences
नो नेट फोर्स। बोले कि द पार्टिकल्स विच आर इन द बल्क, द पार्टिकल्स विच आर इन बल्क एक्सपीरियंसेज नो नेट फोर्स। वो पार्टिकल जो बल्क के अंदर है उस पर कोई प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। बट द पार्टिकल्स एट सरफेस, बट द पार्टिकल्स एट सरफेस, वो ऊपर वाला, एक्सपीरियंसेज नेट इनवर्ड फोर्स। जो पार्टिकल सरफेस पे है उस पर लगातार नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। एंड बियर रेगुलर टेंशन, वो लगातार टेंशन को बियर करते रहेगा। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये सबसे पहला लाइन है सरफेस टेंशन में, ये सबसे पहला लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन, तो यही लिखना होगा कि वो पार्टिकल, लिक्विड का वो पार्टिकल जो कि बल्क में है, उस पर कोई प्रकार का फोर्स नहीं लगता है, उस पर नेट फोर्स 0 लगता है। लेकिन जो पार्टिकल आपका सरफेस पे होगा उस पर लगातार नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा, ये लगातार टेंशन को झेलेगा, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ये तो एक लाइन हुआ। अब आपको दूसरा लाइन लिखवाने जा रहे हैं। इसी में दूसरा लाइन लिखेंगे कि इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, it is due to surface tension that liquid tries to minimize its surface area। वो सरफेस टेंशन है जिसके कारण कोई लिक्विड चाहता है अपने सरफेस एरिया को कम करना। जैसे मेरा बात सुनिए, अभी बताए कि लिक्विड में जो पार्टिकल सरफेस पे है उस पर लगातार नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। जो पार्टिकल सरफेस पे होता है उस पे लगातार इनवर्ड फोर्स लगते रहता है। तो ये लिक्विड को धीरे धीरे वो चाह रहा है श्रिंक करवाना। ये सरफेस वाला पार्टिकल चाह रहा है लिक्विड को नीचे की तरफ खींचना। इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड चाहता है अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना। एक छोटा सा केवल इसमें क्वेश्चन आता है कि ये भी इस तरीके से एक नंबर का आता है, एक लाइन में केवल इसका आंसर होता है। क्वेश्चन होता है कि why raindrops are spherical in shape। Why raindrops are spherical in shape। बरसात का बूंद जो है वो गोल क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन। आप ऐसे सोचिए कि जैसे अगर बारिश का बूंद है तो यहां सरफेस हुआ, अगर कोई पार्टिकल है लिक्विड का पार्टिकल अगर यहां, तो उसके लिए ये सरफेस हुआ, तो सरफेस से अंदर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा। अगर कोई पार्टिकल यहां हुआ, ये सरफेस है अगर उसके लिए, तो इससे भी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर कोई पार्टिकल यहां है तो इससे भी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर कोई पार्टिकल यहां है तो इससे भी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। कोई पार्टिकल यहां है तो इससे भी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर हर जगह से अगर अंदर की तरफ फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो इसका शेप जो है वो स्फेरिकल हो जाएगा। बारिश का बूंद जैसे कहीं पे रखा हुआ नहीं है, जैसे ऊपर से अगर कहीं गिर रहा है, ऐसे हवा में है, तो हवा में है तो ये चारों तरफ उसका सरफेस हुआ, चारों तरफ।
अगर कोई भी चीज अगर इस पे अगर रख दिया गया, मान लीजिए कि ये सरफेस है, मतलब जमीन है, इसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल अगर रख दिया गया, कोई सब्सटेंस रख दिया गया, तो ये हो गया सरफेस। लेकिन जो चीज हवा में है उसके लिए चारों तरफ सरफेस है। अब चारों तरफ जो भी पार्टिकल है लिक्विड का, सब में अगर अंदर की तरफ अगर फोर्स लगेगा तो उसका शेप हो जाएगा स्फेरिकल। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि बारिश का बूंद का शेप स्फेरिकल क्यों होता है, तो आंसर केवल ये लिखा जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिखा दिया जाता है। दिमाग में रखेंगे कि जैसे ये पढ़ लिए तो बेहद आसान था, दो ही छोटे छोटे डेफिनेशन है, अभी एक बताएं। अगर ये पढ़ लिए तो बेहद आसान था, अगर मान लीजिए नहीं पढ़े होते या सीधे आ जाता कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है, तब फिर पता नहीं चलता कि क्या लिखना है। इसमें आंसर में सिंपली केवल ये लाइन लिख देना है ड्यू टू सरफेस टेंशन और ये फिगर बना देना है। अभी आपको सरफेस टेंशन में केवल ये बताए कि जो लिक्विड का पार्टिकल सरफेस पे होता है उस पे लगातार अंदर की तरफ फोर्स लगते रहता है, लेकिन जो लिक्विड का पार्टिकल बल्क में होता है उस पे नेट फोर्स 0 लगते रहता है। तो सरफेस वाला पार्टिकल हमेशा टेंशन बियर कर रहा है, तो इसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। हम लोग को चूंकि यहाँ पर लिक्विड में समझना है इसलिए बात केवल लिक्विड का किए हैं। ऐसे जब क्लास 12 में हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जब ये हम पढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन, तो उस वक्त ये क्लियर कर देते हैं कि सरफेस टेंशन सॉलिड में भी होता है, सरफेस टेंशन लिक्विड में भी होता है। लेकिन चूंकि हम लोग को इस चैप्टर में केवल लिक्विड में डील करना है, इसीलिए केवल लिक्विड का बात किए कि वो पार्टिकल जो लिक्विड के बल्क में होगा उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, लेकिन जो लिक्विड का पार्टिकल सरफेस पे होगा उस पर लगातार नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, उसी को सरफेस टेंशन कहेंगे। अब देखिए, ये तो एक बात हुआ। अब जो दूसरा आपको टर्म पढ़ना है, दूसरा डेफिनेशन, वो है विस्कोसिटी। वो है विस्कोसिटी। तो ये आपको बताने जा रहे हैं। विस्कोसिटी में सबसे पहला लाइन ये लिखेंगे कि लिक्विड फ्लोज इन ए लेयर। कोई भी लिक्विड जब फ्लो करता है तो वो लेयर में फ्लो करता है, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, बहुत सारे लेयर में कोई लिक्विड फ्लो करता है। ये तब पता नहीं चलेगा जब आप नल खोलिएगा, नल खोलने वक्त पता नहीं चलेगा। लिक्विड अगर ऐसे फ्लो कर रहा हो तो उस वक्त वो लेयर में फ्लो करता है। जैसे अगर समुद्र की लहरों को अगर आप अपने तरफ आते हुए देखिएगा तो लगेगा कि बहुत सारा लेयर है उसमें। लिक्विड फ्लोज इन ए लेयर। अब ये मान लीजिए कि लिक्विड का एक लेयर बना दिए हम, ये लिक्विड का एक लेयर है, ये लिक्विड का दूसरा लेयर है, ये लिक्विड का तीसरा लेयर है। ये सारा लेयर बना रहे हैं लिक्विड का। बोले कि लिक्विड फ्लोज इन लेयर, ये सारा लेयर है लिक्विड का। हर लेयर का अगर सरफेस एरिया है A, दो लेयर के बीच में दूरी है dz, मान लीजिए dz को दो लेयर के बीच का डिस्टेंस मान लिए हैं। स्मॉल d का मतलब ही है कि दूरी बहुत कम है, बहुत कम। जैसे t अगर टाइम है तो dt होता है बहुत छोटा टाइम। किसी दिन हम चर्चा करेंगे इस पर कि बहुत छोटा टाइम का मतलब क्या, मतलब स्मॉल d का मतलब क्या। लेकिन अभी उस लेक्चर को, अपने इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। दिमाग में रखेंगे कि दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है dz। ये जो लिक्विड है उसका ये जो लेयर है उसका सरफेस एरिया है A। लिख दिए लिक्विड फ्लोज इन लेयर, लिक्विड लेयर में फ्लो करता है। फिर लिख रहे हैं अपर लेयर हैव हायर वेलोसिटी देन लोअर लेयर। ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम होगा। अगर किसी लेयर का वेलोसिटी अगर भी है तो ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी थोड़ा और बढ़ जाएगा, नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगा,
और नीचे जाएंगे तो थोड़ा और घट जाएगा। डी कहने का मतलब है एकदम स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी है कुछ, ऊपर वाले का थोड़ा ज्यादा और ऊपर वाले का थोड़ा और ज्यादा और ऊपर वाले का थोड़ा और ज्यादा, नीचे जैसे जैसे जाएंगे थोड़ा कम थोड़ा कम। तो पहले तो बोल रहे हैं कि लिक्विड कैसे फ्लो करता है, तो लेयर में फ्लो करता है। ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होता है, नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम होता है। आप एक चीज देखिए कि हर डिजिट दूरी पर वेलोसिटी में dv से बदलाव हो रहा है। तो ये जो dv बाई dz है, इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी में बदलाव, वेलोसिटी में चेंज। हर dz दूरी पर वेलोसिटी में dv से चेंज आ रहा है। ऊपर में वेलोसिटी dv से बढ़ रहा है, नीचे में वेलोसिटी dv से घट रहा है। dv बाई dz को क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर से सुनिए बात, पहले बोले कि लिक्विड फ्लो करता है लेयर में, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है, देखिए वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम है। फिर लिख रहे हैं but when liquid flows, all layers appear to flow together. A force is responsible for that, which is called force of viscosity। कहता है कि लिक्विड तो लेयर में फ्लो करता है, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम है। लेकिन जब लिक्विड फ्लो करता है, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम, लेकिन फ्लो करने के दरमियान ये लगता है कि सब एक साथ फ्लो कर रहा है। तो नीचे वाले का वेलोसिटी अगर कम है, ऊपर वाले का वेलोसिटी अगर ज्यादा है, लग रहा है कि एक साथ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि जरूर कोई फोर्स है जो इसको एक साथ फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसी फोर्स को फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। बात फिर से सुनिए, पहले बोले कि जो भी लिक्विड है वो लेयर में फ्लो करेगा, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा, नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम, लेकिन जब लिक्विड फ्लो करेगा तो लगेगा कि सारा लेयर एक साथ फ्लो कर रहा है। और इसके लिए कोई फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल है उसी को फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे। मतलब अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो विस्कोसिटी का फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे समुद्र में तो सरफेस एरिया बहुत है, तो समुद्र में अगर लिक्विड का लेयर अगर फ्लो करेगा तो आपको लगेगा कि सारा लेयर एक साथ फ्लो कर रहा है, आपको अलग अलग दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर पतला नाला है, इतना पतला अगर नाला है और इतना पतला नाला में अगर पानी अगर फ्लो कर रहा है तो आपको लगेगा कि ऊपर वाला पानी ज्यादा दूर गिर रहा है, नीचे वाला पानी पहले गिर जा रहा है, क्योंकि वहां सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम है तो वहां विस्कोसिटी का फोर्स भी कम लग रहा है, तो वहां पर आपको लगेगा कि ऊपर वाला जो पानी है वो कुछ ज्यादा दूर फेंका रहा है और नीचे वाला पानी जल्दी आगे मतलब नजदीक में गिर जा रहा है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि जो विस्कोसिटी वाला फोर्स है वो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और वेलोसिटी ग्रेडियंट पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अगर दोनों को अगर कंबाइन कर दे तो 2f के बदले में 1f लिख दे रहे हैं ऑन कंबाइनिंग। 2 प्रोपोर्शनल के बदले में 1 प्रोपोर्शनल, सामने में a है, सामने में dv बाई dz है। अब अगर ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको जब हटाएंगे तो कांस्टेंट डालना होगा। कांस्टेंट जो डलाता है उसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
एग्जाम में अगर आ गया कि राइट यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि आता है राइट यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया तो करना क्या है कि पहले तो विस्कोसिटी वाले फोर्स का फॉर्मूला लिख देना है कि फोर्स बराबर हो गया ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू ए इंटू डीवी बाई डीजेड। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर तो फोर्स इंटू डीजेड बाई ए इंटू डीवी, फोर्स हुआ न्यूटन, डीजेड मतलब ये दूरी है तो ये दूरी का हो गया मीटर, एरिया है तो हो गया मीटर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है तो हो गया मीटर पर सेकंड, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। अब ये लिखाएगा न्यूटन पर सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड, मीटर 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 स्क्वायर हो गया, ऊपर गया तो पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो गया। तो यहां पे आपका ये दूसरा भी टर्म कंप्लीट हो गया विस्कोसिटी। एक टर्म आपको पढ़ना था सरफेस टेंशन और दूसरा टर्म पढ़ना था विस्कोसिटी। यही छोटा सा 2 टर्म केवल बचा हुआ था इस चैप्टर में, जिसको कि स्टेट्स ऑफ मैटर से कोई खास लेना देना नहीं है, मतलब जितने भी लॉज वगैरह हम लोग पढ़े हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इससे कभी कभी आ जाता है ये क्वेश्चन के राइट यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन, व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। इसी के लिए ये लेक्चर हम लोग आज किए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा था तो ठीक है, छोटा था, तो अगले क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, एनफ फॉर द डे।